हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में जो टॉपिक हम करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस वाली वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब पहले की वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको इंटरनेट से रिलेटेड कंसेप्ट सिखाया था, इसमें हम नेटवर्किंग से रिलेटेड करेंगे। इंटरनेट का भी थोड़ा थोड़ा यूज होगा, तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीज समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज यूज होगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और वैसे तो इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं आए। ठीक है, तो हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, नेटवर्किंग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा कि नेटवर्किंग क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट क्या होता है। नेटवर्किंग में क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग की डिटेल्स में अब नहीं जाऊंगा क्योंकि पहली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। राइट, तो अब चलते हैं हम आगे नया कंसेप्ट के ऊपर। नया एक टॉपिक है एनआईयू। एनआईयू क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कंप्यूटर लेकर आए और आपस में उसको कनेक्ट कर सके? हम कनेक्ट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हर सिस्टम के अंदर एक डिवाइस लगा होगा, दैट इज एनआईयू। कौन सा डिवाइस होगा? एनआईयू। तो पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे एनआईयू क्या होता है। एनआईयू का मतलब होता है, इट स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होगा? एनआईयू इज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अब हम समझते हैं एनआईयू के बारे में। एनआईयू क्या होता है, एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एनआईयू क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको कंप्यूटर के अंदर गेम्स खेलनी है तो कहते हैं कि ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगर ग्राफिक कार्ड्स नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे लेवल की गेम्स नहीं खेल सकते। इसका मतलब यह हुआ कि गेम खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्राफिक कार्ड चाहिए। सिमिलरली, अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट हो नेटवर्क के साथ, तो उसके अंदर हमें एक डिवाइस चाहिए। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एनआईयू। उस डिवाइस को कहा जाता है एनआईयू। अगर एनआईयू नहीं लगा होगा तो इसका मतलब आपके पास सिस्टम तो है लेकिन आप उसको नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें डिवाइस कौन सा चाहिए? एनआईयू, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो समझते हैं डेफिनेशन। क्या है ये? एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन। हर एक वर्क स्टेशन मतलब कंप्यूटर्स एंड द सर्वर के साथ, और साथ साथ में वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट होगा, तभी आपस में इंटरेक्शन हो सकता है कंप्यूटर्स का एंड और सर्वर का। ठीक है, राइट, ये लिख लो यहां तक। इससे क्या फायदा होगा? जो वर्क स्टेशन है कनेक्ट हो सकते हैं किसके साथ? सर्वर के साथ। इट हेल्प्स द वर्क स्टेशन टू कनेक्ट विद द सर्वर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनआईयू का एक और नाम भी होता है। एनआईयू का एक नाम और भी होता है। क्या कहते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड एज टीएपी, टैब, दैट इज टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। तो नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैब, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। ये हमने सीखा एनआईयू। तो सिंपल से इन लेमैन, अगर हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है सर्वर के साथ तो हमें क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एनआईयू। लिख लो इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के पास। नेक्स्ट टर्म इज मैक एड्रेस, MAC, मैक एड्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैंने MAC को कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी भी फुल फॉर्म है। तो MAC की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। दैट इज M से मीडिया, A से एक्सेस, C से कंट्रोल एड्रेस। तो इट स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, राइट। अब ये क्या होता है? MAC क्या होता है? अब समझते हैं MAC क्या होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज करो आप अपने स्कूल में या कॉलेज में बैठे हुए हो लैब के अंदर, और वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। वहां पर आप क्या कर रहे हो कि आप गेम खेल रहे हो, बाकी बच्चे काम कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हो। अब टीचर को पता चल जाएगा बैठे बैठे, सर्वर से वो कनेक्ट होगा और उसको वहीं से बैठे बैठे पता चल जाएगा कि कौन गेम खेल रहा है। वो कैसे पता चलेगा? जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबका एक मैक एड्रेस होता है। दैट इज क्या होता है? मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस से ये पता चलता है कि कौन सा कंप्यूटर पे काम हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ,
जैसे हमारे घर के एड्रेसेस होते हैं तो सिमिलरली कंप्यूटर के भी एक फिजिकल एड्रेस होते हैं। उस फिजिकल एड्रेस को बोला जाता है मैक एड्रेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। अब जैसे टीचर को चेक करना है कि भाई गेम कौन खोल रहा है, तो वो सर्वर पे देखेगा, सर्वर पे पता चल जाएगा कि इस वाली मशीन के ऊपर जिस मशीन का मैक एड्रेस ये है उस पर गेम खेली जा रही है। और उसके बाद टीचर आएगा पीछे से गुद्दी पकड़ के ले जाएगा आपको, क्या कर रहा है भाई, पढ़ने के लिए बिठाया, काम करने के लिए बिठाया। तो जब भी आप लैब के अंदर बैठो तो गलत काम नहीं करना, गेम्स नहीं खेलना। या तो आप श्योर हो कि वो सर्वर से कनेक्ट नहीं हो, अगर सर्वर से कनेक्ट है तो गेम नहीं खेलने। टीचर को सिस्टम के एड्रेस से पता चल जाएगा कहां पर गेम खेली जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता कि मैक एड्रेस देता कौन है। इससे पहले हमने पढ़ा था NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट पढ़ा था। तो NIU का जो डिवाइस होता है उस डिवाइस के ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, उस एड्रेस को बोला जाता है मैक एड्रेस। अब क्वेश्चन ये आता है वो एड्रेस कौन देता है। वो एड्रेस देगा वो वाली कंपनी जो NIU बनाता है, और उस कंपनी को कहते हैं NIC। अब ध्यान देना, NIC को हम NIU भी कह सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये क्या हुआ, इट इज अ फिजिकल एड्रेस। ये क्या है, फिजिकल एड्रेस है गिवन टू द NIC, गिवन टू द NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दिया जाएगा। किसके थ्रू दिया जाएगा, बाय द NIC मैन्युफैक्चरर, जो NIC बनाता है वो नाम देगा, ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो NIC होता है, मतलब जैसे एड्रेस होता है, तो जैसे हमारे घर का एड्रेस है, कुछ जगह पे ब्लॉक होते हैं, कुछ जगह पे सीधा हाउस नंबर होते हैं। तो यहां पर जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस, वो किस फॉर्म में होता है, वो हमारा होता है 6 बाइट की फॉर्म में। किस में होता है, 6 बाइट एड्रेस की फॉर्म में। तो क्या है, इट इज अ 6 बाइट एड्रेस, 6 बाइट का एड्रेस है। अब हम समझते हैं मैक एड्रेस कैसे लिखा जाता है। तो ये एग्जांपल लिख दिया, यहां पर क्या है 6 बाइट्स का होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल 6 बाइट की फॉर्म में होगा, कॉलन लगा हुआ है हर एक के बाद। तो टोटल कॉलन्स कितने हो गए, 5 कॉलन्स हो गए। टोटल कॉलन्स कितने हो गए, 5 कॉलन्स हो गए। और टर्म्स कितनी आ रही है, टोटल 6 टर्म्स आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक एड्रेस के अंदर अल्फाबेट्स भी यूज किए जाते हैं। अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं, और क्या यूज होते हैं, नंबर्स यूज होते हैं। ध्यान देना, इस पॉइंट को मैंने फोकस क्यों करा, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे IP एड्रेस। और क्वेश्चन में पेपर के अंदर या इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एड्रेसेस गिवन होगा और साथ में पूछा जाएगा कौन सा मैक एड्रेस है और कौन सा IP एड्रेस है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो डिनोट होता है कॉलन से, और साथ साथ में उनके अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं, ठीक है। लिख लो मैक एड्रेस की डेफिनेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज IP एड्रेस। नेक्स्ट इज IP एड्रेस। ध्यान देना, इससे पहले हमने मैक एड्रेस पढ़ा। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके 2 एड्रेसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कैसे होता है, जो NIC कार्ड के ऊपर लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट इज IP एड्रेस। IP एड्रेस होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। ये IP एड्रेस तब जनरेट होता है जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे TCP/IP यूज होता है। कब कनेक्ट, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो क्या जनरेट होगा, हमारा एक IP एड्रेस जनरेट होगा। तो व्हाट इज IP एड्रेस, इट इज द लॉजिकल एड्रेस ऑफ एवरी सिस्टम या एवरी मशीन ऑन TCP/IP। TCP/IP इज इंटरनेट, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। अब ध्यान देना, इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैक एड्रेस के अंदर। अगर 4-5 अगर लैब में आप गेम खेल रहे हो तो टीचर को कैसे पता चलेगा, मैक एड्रेस से पता चलेगा। अब हम वो बात नहीं करते, अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अब ध्यान देना, सपोज आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो और आपने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया। आप सोच रहे हो उसको, जिसको भी आपने उल्टा सीधा बोला उसको तो पता चलेगा नहीं कहां से बोला गया, तो आप गलत सोच रहे हो। उसके अंदर क्या होगा, अगर उस बंदे ने कंप्लेंट कर दी तो आपका IP एड्रेस ट्रैक हो जाएगा। आपका IP एड्रेस ट्रैक होगा, उससे पता चल जाएगा कि आप कहां पर बैठे हुए हो। कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी लोग इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं, हर सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है, जिससे ये पता चलता है कि किस सिस्टम से ये गलत काम किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारे केसेस होते हैं, साइबर फ्रॉड होता है, किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया और उसको यूज कर लिया इंटरनेट पे। तो पुलिस को कैसे पता चलेगा, पुलिस क्या करेगी, IP एड्रेस ट्रैक करेगी और सीधा उस बंदे के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम के 2 एड्रेसेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस और एक होता है IP एड्रेस। जो मैक एड्रेस होता है दैट इज फिजिकल एड्रेस, सिस्टम के ऊपर लिखा होगा, और जो IP एड्रेस होता है वो जब तब क्रिएट होता है या तब जनरेट होता है जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो, ठीक है। तो लिखा हुआ है ईच मशीन हैज अ यूनिक IP एड्रेस। जैसे कि हर मशीन का डिफरेंट मैक एड्रेस होता है, तो सिमिलरली हर मशीन का अलग ही क्या होता है, IP एड्रेस भी यूनिक होता है।
नेक्स्ट, जो आईपी एड्रेस होता है वो कैसे डिनोट किया जाता है, इसके दो फॉर्म्स है डिनोट करने के। एक है डॉटेड डेसिमल और एक है बाइनरी। डॉटेड डेसिमल के अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है बीच में, तो ये मैंने 3 नंबर लिखे हैं 216.27.61.137। ये क्या हो गया हमारा, दिस इज डॉटेड डेसिमल फॉर्म। और दूसरा होता है बाइनरी फॉर्म के अंदर, ये बाइनरी फॉर्म के अंदर आ गया। बस ध्यान देना, आपको याद नहीं करना है, आप बस ये ध्यान दो कि कैसे लिखे जाते हैं। डॉट, अगर हम डॉट यूज कर रहे हैं और कौन सा कर रहे हैं, डेसिमल, तो इसका मतलब आप 1 2 3 4 नंबर्स यूज कर सकते हो। और अगर आप बाइनरी कर रहे हो तो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में करना है। तो नीचे वाला डॉटेड याद नहीं करना, सिंपल क्या करना है आपने 1010 कोई भी आप फॉर्म लिख सकते हो। डॉट से पहले 8 डिजिट लिखना, डॉट के बाद भी 8 डिजिट, तो ऐसे कितने डॉट्स लग जाएंगे हमारे बीच में, 3 डॉट्स आ गए। ठीक है, राइट, ये लिख लो इसको। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर या इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। तो ये हमें कुछ एड्रेसेस गिवन है, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है मैक एड्रेस कौन सा है और आईपी एड्रेस कौन सा है। तो ये आंसर पहले मैंने लिखा, हेडिंग डाली आईपी एड्रेस और नीचे लिख दिया मैक एड्रेस। अब ध्यान देना, कैसे पता चलेगा मैक एड्रेस कौन सा है और आईपी एड्रेस कौन सा है। जहां पर डॉट है दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, और जहां पर कॉलन है दैट इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस ये हो गया हमारा 216 डॉट, जहां पे डॉट है दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस आ गया। और मैक एड्रेस कौन सा है, कॉलन वाला, ये आ गया हमारा कॉलन वाला मैक एड्रेस हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आएगा, बस फर्क ये होगा जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 216, तो हो सकता है वहां पे कुछ और लिखा हो। तो सिंपल, जहां पे डॉट है दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस और जहां पर कॉलन है दैट इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको भी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आप वेबसाइट्स पे काम करते हो तो लिखते हो www.facebook.com या www.gapsclasses.com, मतलब कुछ भी आप वेबसाइट लिखते हो। तो जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसको कहते हैं यूआरएल, दैट इज कॉल्ड एज यूआरएल, या फिर डोमेन नेम भी होता है वो। दोबारा से आगे गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई डोमेन नेम एंड यूआरएल ऑफ द फॉलोइंग। ये लिखा हुआ है, हमें गिवन है और इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है यूआरएल कौन सा और साथ साथ में डोमेन नेम कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, ये मैंने आंसर में लिखा डोमेन नेम और नीचे लिख दिया यूआरएल। ठीक है, ध्यान देना, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम का मतलब वेबसाइट का नाम क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सीबीएसई की वेबसाइट पे गए, आप www.cbse.com लिखा, तो वो क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन नेम। उसके बाद आप क्लिक करते हो किसी भी लिंक के ऊपर, किसी भी पेज, कोई भी लिंक है और वहां पर आपने क्लिक करा तो वो एक नए पेज पे ले जाएगा। तो जैसे आप नए पेज पे जाओगे तो वहां पे जो डोमेन का नाम है वो तो आएगा स्लैश करके, उसके आगे उस पेज का नाम .html कुछ ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर वेबसाइट का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज डोमेन नेम और उसके बाद स्लैश करके, डोमेन नेम के बाद स्लैश करके कुछ लिखा हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज यूआरएल। कंप्लीट क्या है, यूआरएल। तो जो ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है http://www.gapsclasses.com/result.html, इस पूरे को हम कहेंगे यूआरएल और डोमेन नेम कहेंगे जब तक स्लैश नहीं आता। कहने का मतलब http://www, जब तक www के आगे लिखते जा रहे हो आप और स्लैश नहीं आता, जैसी स्लैश आएगा उससे पहले वाला सारा हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन नेम। तो इसके अंदर डोमेन नेम है हमारा http://www.gapsclasses.com, ये हमारा डोमेन नेम है। और यूआरएल क्या है, पूरा जो गिवन है दैट इज कंप्लीट इज यूआरएल। ठीक है, राइट। तो एग्जाम के अंदर भी एज इट इज क्वेश्चन आएगा, बट ध्यान देना वहां पर आपका गैप्स क्लासेस नहीं होगा, कुछ और नाम हो सकता है। तो सिंपल कैसे आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट स्लैश को छोड़ दो, http:// उसको आप भूल जाओ। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है पूरा, जब तक स्लैश नहीं आ रहा तब तक वो सारा हमारा डोमेन नेम है, और जैसे स्लैश आएगा और उसके बाद जो भी लिखा हुआ कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड एज यूआरएल। ठीक है, लिख लो इसको भी। अब हम आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या होता है, ध्यान देना, आप लोगों ने काम कर रखा होगा लैपटॉप के ऊपर, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, किस पे काम करते हो, लैपटॉप पे, तो वहां पर यूज करते हो विंडोज। विंडोज क्या होता है हमारा, अगर आपसे कोई पूछता है विंडोज क्या, तो आप क्या कहोगे, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिमिलरली अगर हम मैक की बात करते हैं तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ओपन सोर्स है।
इससे जो विंडोज है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर उसकी जो बैकग्राउंड की कोडिंग है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप विंडोज में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो लाइनेक्स है दैट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो व्हाट इज लाइनेक्स? इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो चीज ओपन सोर्स होती है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट? इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल है। और अगर सोर्स कोड अवेलेबल है तो उसका मतलब आप क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, और उसके बाद आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम आगे कैसे लिखेंगे? इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल एंड एनीवन कैन फ्रीली यूज इट। कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। ठीक है, राइट? ये लिख लो। अब ध्यान देना, जो ये लाइनेक्स है एक कंपोनेंट होता है, ये उसका पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं लैंप, LAMP। तो लाइनेक्स एक कंपोनेंट है, किसका? लैंप का कंपोनेंट है। तो ये क्या है? ये पार्ट है। एक वेब सर्वर होता है, उसका एक कंपोनेंट है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट, और उसका नाम क्या है? लैंप, LAMP। ध्यान देना, इसको मैंने कैपिटल में लिखा है, क्यों? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है। तो अब हम फुल फॉर्म समझते हैं। लैंप की फुल फॉर्म क्या है? L का मतलब होता है लाइनेक्स, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। तो अभी हमने इसके अंदर पढ़ा सिर्फ लाइनेक्स का। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं हम अपाचे पढ़ेंगे, MySQL पढ़ेंगे और PHP पढ़ेंगे। लिख लो उसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अपाचे। अपाचे क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था लाइनेक्स। लाइनेक्स था हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपाचे भी हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या है हमारा? दैट इज वेब सर्वर। तो व्हाट इज अपाचे? इट इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा वेब सर्वर क्या होता है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट लाइन इज इट इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। अब ध्यान देना, जो ये सर्वर है हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब अगर हम कंप्यूटर की बात करें और प्लेटफॉर्म वर्ड यूज होता है, उसका मतलब होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट कैन बी यूज ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम उस पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी किसका पार्ट है? ये भी पार्ट है लैंप का। तो हम इसको वही लाइन लिख देंगे जो हमने लाइनेक्स के अंदर लिखी थी। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैंप। ठीक है, अब लैंप की फुल फॉर्म दोबारा देख लेते हैं। एक बार पहले बताई, एक बार दोबारा बताता हूं। L is Linux, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। तो हम Linux पढ़ चुके हैं और साथ साथ में Apache पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिख लो उसको। अब जैसा मैंने आपको बताया था वेब सर्वर आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वेब सर्वर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हम इंटरनेट पे काम करते हैं, तो इंटरनेट पे आप कुछ भी देखते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, यूट्यूब देखते हो, ये सारी क्या है? वेबसाइट्स हैं। ये कहां पर पड़ी हुई है? ये सारी पड़ी होती है वेब सर्वर के ऊपर। तो वेब सर्वर एक प्लेस है जहां पे वेबसाइट्स को रखा जाता है। तो अपाचे भी एक उसका ही कंपोनेंट है। किसका? लैंप का कंपोनेंट है, और मतलब इसको हम अपाचे को एज अ वेब सर्वर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको अपाचे को। अब नेक्स्ट लैंप के बाद, लैंप में हमने लाइनेक्स पढ़ लिया, ए से अपाचे पढ़ लिया, एम से MySQL पर आएंगे। अब आते हैं MySQL के ऊपर। MySQL क्या होता है? इससे पहले हमने लाइनेक्स पढ़ा था। लाइनेक्स क्या था? हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। अपाचे पढ़ा था। अपाचे भी हमारा ओपन सोर्स वेब सर्वर था। अब नेक्स्ट है हमारा MySQL। ये भी हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या है? दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो व्हाट इज MySQL? इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है इट इज एन ओपन सोर्स RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो भी करेक्ट है, आप कुछ भी लिख दो गलत नहीं है। मतलब कुछ भी इन द सेंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख दोगे वो भी ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखोगे वो भी ठीक है। तो ये क्या हमारा? इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान देना, MySQL को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ध्यान देना, MySQL की वीडियोस मैंने बना रखी है। अगर आपको MySQL को पूरी डिटेल में पढ़ना है तो ये आई बटन आ रहा है, आई बटन पे आप क्लिक करो तो आप डायरेक्टली MySQL की वीडियोस पे चले जाओगे। उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। MySQL क्या होता है, कुछ कमांड्स होते हैं, सब एक्सप्लेन करा हुआ है। तो हम इस पार्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो ये हमारा DBMS है, इसको हम कहां पर यूज कर सकते हैं? क्या हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं? नहीं, हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं।
तो इट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, लाइनेक्स हो गया, विंडोज हो गया, अलग अलग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो इट कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। लाइक कौन कौन सा आ गया इसके अंदर, विंडोज आ गया और लाइनेक्स आ गया। अब ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है लैम्प का। लैम्प क्या होता है हमारा, लैम्प होता है हमारा वेब सर्वर कंपोनेंट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैम्प। लैम्प की फुल फॉर्म थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, L is Linux, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। ठीक है, लिख लो इसको। अब आते हैं हम लास्ट टर्म के ऊपर, लैम्प की लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी थी, P। P is PHP। अब PHP की सबसे पहले तो फुल फॉर्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट सोचता है PHP है तो P से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। PHP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। अब ध्यान देना, इससे पहले जो जितने भी हमने लैम्प के कंपोनेंट्स पढ़े थे सारे ओपन सोर्स थे, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, हमारा ओपन सोर्स होना चाहिए। तो PHP क्या है, इट इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या हमारा ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशन। किसके लिए यूज होता है, सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। दो टाइप की एप्लीकेशन होती है, एक होती है क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड। तो ये जो यूज किया जाता है दैट इज सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी डिटेल हम आगे जब पढ़ेंगे, जब हम क्लाइंट एंड सर्वर साइड एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, बट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, सर्वर साइड एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेबसाइट डायनामिक। वेबसाइट जो होती है, दो टाइप की वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक वो होती है जो फिक्स होती है, जिसमें चेंजेस नहीं होते। डायनामिक वो होती है जो चेंजेस होते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे आप फेसबुक पे काम करते हो या यूट्यूब पे काम करते हो, तो जब आप उसको आपने अभी ओपन करा, थोड़ी देर बाद ओपन करोगे तो जैसा पहले दिख रहा था वैसा तो नहीं दिखेगा, चेंजेस आ जाएंगे। जैसे न्यूज फीड्स आती है, स्टोरीज आती है, चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। तो PHP क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेबसाइट डायनामिक। डायनामिक बनाने के लिए यूज की जाती है। और ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है लैम्प का। तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैम्प। लैम्प की फुल फॉर्म L is Linux, A is Apache, M is MySQL, P is PHP। ध्यान देना, चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है ओपन सोर्स है। तो पहले हमने लाइनेक्स पढ़ा था, लाइनेक्स होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने अपाचे पढ़ा था, ओपन सोर्स वेब सर्वर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था M से MySQL, ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर RDBMS या फिर RDBMS। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा PHP। ये क्या है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। लैम्प के कंपोनेंट चारों कवर हो चुके हैं, लिख लो इसको। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज मोजिला। मोजिला क्या होता है, नेक्स्ट टर्म है हमारी मोजिला। मोजिला क्या होता है, मुझे पक्का पता है कि काफी बच्चों ने मोजिला सुना होगा। जैसे आप इंटरनेट पे देखते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है या फिर क्रोम होता है, वैसे आपने मोजिला भी देखा होगा। मोजिला बेसिकली क्या होता है, आपको इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। बट स्टूडेंट सोचते हैं इसका वो क्या है, ब्राउजर है। ऐसा नहीं है। तो पहले हम समझते हैं मोजिला की डेफिनेशन, फिर उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मोजिला जो है दैट इज फ्री है। क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। कॉमा इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट। ये क्या है हमारा, फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट है। फ्री का मतलब समझ में आता है, कोई पैसे नहीं दे रहे, डाउनलोड करो, यूज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी हमारी, कौन सी टर्म है, नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब भी समझ में आता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट। इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट का मतलब होता है जिसके अंदर और कंपोनेंट्स होते हैं। तो मोजिला सिर्फ ब्राउजर नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हम समझेंगे उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इट इंक्लूड्स 4 पार्ट्स, 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज वेब ब्राउजर। मोजिला का एक वेब ब्राउजर है। सेकंड इज ईमेल क्लाइंट, उसके अंदर आप ईमेल्स वगैरह भी कर सकते हो। थर्ड इज HTML एडिटर। HTML एडिटर भी उसके अंदर अवेलेबल है, मतलब कोई भी चेंजेस करने हैं HTML से तो आप कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज IRC क्लाइंट। IRC इज इंटरनेट रिले चैट, मतलब चैटिंग करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही पढ़ना है, मोजिला क्या है और ये चारों कंपोनेंट्स लिखने हैं। ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो इसको।
तो दोस्तों आगे कंसेप्ट सीखने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। हो सकता है आप 12th के बाद बीटेक करने जाओ, बीसी करने जाओ, यानी कि कंप्यूटर में कोई अपना करियर बनाने जाओ। अगर आप कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो वहां पर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी बच्चों को कोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये लिंक है उस वीडियो का जिसमें ये बताया गया कि आप कोडिंग कैसे सीख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना कब, जब आपका एग्जाम हो जाए, जब आप कॉलेज में जाओ और कोडिंग डिफिकल्ट लग रही हो। इस वीडियो को जरूर देखना, आपकी बहुत काम आएगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस नहीं लेंगे या आईटी नहीं लेंगे, मगर उन सबके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर सबका सिलेबस कॉमन होता है, सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका 12th का एग्जाम खत्म हो तो ये हमारी प्लेलिस्ट है पूरी सी प्रोग्रामिंग की, इसको जरूर देख लेना जिससे कि कॉलेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया। साथ साथ में हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना तो वो भी कर सकता है। लेकिन ये जो आपको प्लेलिस्ट दी है इसको जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। एक तो कोडिंग वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि कोडिंग कैसे सीखे, और साथ में सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट दे दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज यूनिकोड? यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एस्काई कोड क्या होता है। ध्यान देना, सबसे पहले तो कंप्यूटर किसने बनाया? अमेरिकन्स ने बनाया। अमेरिकन्स ने जो कंप्यूटर बनाया तो उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स थे और उसके साथ साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो होती है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर 0 और 1 की फॉर्म समझता है। अगर आप कुछ भी एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा गैप्स क्लासेस, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उनको कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हो गए या कैरेक्टर्स हो गए, कुछ भी हो गया, जो भी कीबोर्ड पे कुछ भी अवेलेबल है, उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उन न्यूमेरिक वैल्यू को बाद में कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर्स के अंदर। अब जब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ तो अमेरिकन्स ने बनाया, उनको तो सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर मैथमेटिकल चीजें आती हैं, तो उन लोगों ने क्या करा? सिर्फ और सिर्फ कोडिंग बनाई, कोड्स बनाए, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? अल्फाबेट्स के, नंबर्स के, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स बनाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे कंप्यूटर फैलता गया, दूसरी कंट्री में गया, जैसे इंडिया में आया और उसके साथ साथ में यूरोपियन कंट्री में चला गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में चला गया। लेकिन जो फ्रेंच लोग होते हैं, फ्रांस के लोग होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज कहती है भाई हम इंग्लिश यूज नहीं करेंगे, हम अपनी ही लैंग्वेज यूज करेंगे, अपने कंप्यूटर से उठा के ले जाओ। तो अमेरिकन्स को समझ में आया अगर ये कंप्यूटर्स यहाँ पे नहीं चले, यूरोपियंस ने मना कर दिया, तो हर कंट्री यही करेगी। तो उन्होंने क्या करा? जितने भी नंबर्स बनाए थे, एस्काई कोड्स बनाए थे कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फाबेट्स, डिजिट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स के, तो उनको समझ में आ गया कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी हमें कैरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, नंबर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके अंदर कंसेप्ट निकल कर आया यूनिकोड का। यूनिकोड कहता है कि आप कुछ भी यूज करो, कोई भी लैंग्वेज यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है। कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है। जो भी टाइप आप करोगे कीबोर्ड पे, उस सबके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो समझते हैं यूनिकोड का क्या मतलब है। यूनिकोड प्रोवाइड्स यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर देगा फॉर एवरी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, बंगाली हो, फ्रेंच हो, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर होगा। तो व्हाट इज यूनिकोड? यूनिकोड प्रोवाइड्स यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए, नो मैटर व्हाट द प्लेटफॉर्म, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो 2 नंबर को ऐड करने का हो, माइनस करने का हो, कुछ भी हो, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक कोड होगा ही होगा। एनालिसिस, नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज, कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, बंगाली, हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग अलग से यूनिकोड होगा। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो। अब एग्जाम में या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिकोड क्या होता है, और या फिर एग्जांपल आएगा कि यूनिकोड के अंदर कौन कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आप कुछ भी लिख दोगे करेक्ट हो जाएगा। तो मैं 3-4 एक्सप्लेन कर रहा हूं, 3-4 लिख रहा हूं। इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन यूनिकोड आर देवनागरी, बंगाली, तेलुगु, हिंदी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी, आप मलयालम भी लिख सकते हो, कन्नड़ भी लिख सकते हो, सब करेक्ट है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको यूनिकोड को। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यूनिकोड आएगा ही आएगा। या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है, या फिर आएगा नेम एनी 2 या 4 लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस दैट इज इंक्लूडेड इन यूनिकोड। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। ध्यान देना, दोबारा से आगे नैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन